दोषियों को क्या मिल रहा है, कौन और लोग डिटेन हो रहे हैं और किसकी गिरफ्तारी हो रही है, सारा अपडेट रवीश के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने 2 और कारें खरीदी थी। जिस कार में धमाका किया उस कार के अलावा 2 और कारें खरीदी थी और इन्हीं कारों की तलाश में अब दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई 2 और कारें आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने खरीदी थी। इन कारों को तलाशी के लिए अब दिल्ली पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कारें कहां पर हैं, किससे खरीदी गई थी, और इसके लिए तमाम डीलर्स पर भी नजर रखी जा रही है। डीलर से भी पूछताछ कार डीलर से भी की जाएगी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सहगल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश। देखिए, बिल्कुल 2 और कारों की बात आ रही है जो कि उमर मोहम्मद ने खरीदी हैं, और हालांकि अभी तक इनके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि कारें कहाँ हैं, दिल्ली एनसीआर में हैं, दिल्ली से बाहर हैं, वो कहाँ हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल एक गाड़ी के बारे में, i20 गाड़ी के बारे में मालूम चला है। वो गाड़ी कहाँ से कहाँ परचेज हुई, किसने ली और फिर कहाँ से कहाँ गई, उस पूरी चैन को सुरक्षा एजेंसियों ने इस्टेब्लिश किया है। गाड़ी जो है गुरुग्राम से लेकर जो पुलवामा में है वहाँ तक पहुँची और वहाँ से हरियाणा आई, तो उसकी पूरी चैन को सुरक्षा एजेंसियों ने इस्टेब्लिश किया है। लेकिन जो बाकी 2 गाड़ियां हैं वो कहां हैं, उमर मोहम्मद अगर गाड़ी परचेज की हैं तो वो कहां रखी हुई हैं, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो दिल्ली पुलिस के अलावा जो एनआईए है वो इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और उन दोनों गाड़ियों के बारे में जो सुराग, पॉसिबल जो एविडेंस जो मिल सकते हैं उनको लेकर लगातार जांच चल रही है। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी इन गाड़ियों के बारे में नहीं मिल पाई है। केवल i20 गाड़ी के बारे में जो चीजें मालूम चली हैं उसकी पूरी चैन को सुरक्षा एजेंसियों ने एस्टेब्लिश किया है, जो कि गुरुग्राम से लेकर पुलवामा और पुलवामा से लेकर फिर हरियाणा वापस गाड़ी कैसे पहुंची है और वहां से दिल्ली कैसे पहुंची, उसको लेकर पूरा जो जांच है वो सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी की है और पूरी चैन को एस्टेब्लिश किया है। मुकेश बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मुकेश, और वो बड़ी खबर ये है कि उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। उमर नबी के इस धमाके में मारे जाने की आशंका है और अभी ये कहा जा रहा है कि जो उसकी मां है उसका डीएनए सैंपल लिया गया है और जांच के लिए एम्स भेजा गया है ताकि इस बात की पुष्टि हो पाए कि क्या उमर नबी जो है वो मारा गया है या इस धमाके में नहीं मारा गया है, या क्या कंडीशन थी उस वक्त, उसके लिए बाकायदा डीएनए सैंपल लिया गया है और उसके बाद डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा गया। दिल्ली ब्लास्ट में उमर के शामिल होने का शक है और अब पूरी जांच के लिए डीएनए सैंपल को भेजा गया है। रणवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणवीर बताइए क्या अपडेट है इससे जुड़ी हुई आपके पास? और एजेंसियां लगातार जो है पूछताछ कर रही हैं, इंटरोगेशन ले रही हैं और परिवार से संपर्क संबंध किस तरह का था। जैसे डॉक्टर जफर हयात जो कानपुर में पोस्टेड हैं, उनसे भी पूछताछ होगी कि शाहीन का स्वभाव किस तरह का था, उसका बैकग्राउंड क्या है। कल यहाँ एटीएस की टीम लखनऊ पहुंची थी। लखनऊ में एटीएस की टीम ने आकर के जो डॉक्टर शाहीन के पिता हैं सईद अंसारी, उनसे और उनके भाई शोएब से पूछताछ की। डॉक्टर परवेज को भी हिरासत में लिया गया, उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो सुरक्षा एजेंसियाँ एक एक करके जो तार हैं वो खंगालने की कोशिश कर रही हैं। अगर इसके हम बैकग्राउंड में जाएं शुरुआत में, तो आप देखिए कि सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई डॉक्टर आदिल की, जो कि कश्मीर का रहने वाला था, पोस्टर लगाते हुए पाया गया था। कश्मीर पुलिस की इन्फॉर्मेशन थी, यूपी पुलिस ने सहयोग करके डॉक्टर आदिल को आइडेंटिफाई किया, वो उसकी अरेस्टिंग हुई। गुजरात से 3 अरेस्टिंग हुई, कनेक्शन यूपी का 2 निकला, जिसमें एक शामली और एक लखीमपुर का रहने वाला था। उनके परिवार से भी पूछताछ हो रही है और ये जो सारे लोग हैं इनके जब परिवार से पूछताछ हुई, जैसे अभी मैं बात कर रहा था डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन के भाई शोएब से, तो शोएब ने बताया कि ये जब घर परिवार से संपन्न ये लोग का रहती थी तो इनका कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक किस्म का स्वभाव नहीं था, ये लिबरल थे। लेकिन हाल फिलहाल में 3-4 सालों में डॉक्टर परवेज ने भी अपने परिवार से संबंध खत्म कर लिया और डॉक्टर शाहीन ने भी। डॉक्टर शाहीन के पति डॉक्टर जफर हयात दोनों बच्चों को लेकर रहते हैं। रणवीर आपके पास आएंगे, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सहगल इस खबर पर अपडेट के साथ मौजूद है। देखिए, गुजरात एटीएस ने हैदराबाद में छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, गुजरात एटीएस ने हैदराबाद में छापेमारी की है। ये छापेमारी उन 3 गिरफ्तारियों के मद्देनजर हुई है जो गुजरात से गिरफ्तार किए गए थे। उसमें एक पेशे से डॉक्टर भी था जिसके पास हथियार बरामद हुए थे और हथियार की सप्लाई के आरोप भी उनके ऊपर हैं। इन्होंने हथियारों की सप्लाई देश में एक बड़ा आतंकी हमला करने के लिए की थी और इस बारे में जो अपडेट है वो ये आ रहा है कि अब गुजरात एटीएस ने हैदराबाद में छापेमारी की है। ये छापेमारी हथियारों की सप्लाई से जुड़े मामले में की गई है।
अपडेट के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल गुजरात एटीएस ने हैदराबाद में छापेमारी की है। दरअसल हैदराबाद से जो हैदराबाद का रहने वाला जो डॉक्टर मोइनुद्दीन है, जिसने चीन से एमबीए किया है, चीन से एमबीबीएस किया है, उसको गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था और उसके साथ में यूपी के 2 लोग और गिरफ्तार किए थे। जांच में ये बात सामने आई कि मोइनुद्दीन ने चाइना से एमबीबीएस किया है और वो राइसिन नाम का एक केमिकल तैयार कर रहा था। इस केमिकल के जरिए वो देश में बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में था, यानी कि केमिकल अटैक करने की फिराक में था, जिससे कई लोग मारे जाते। तो गुजरात एटीएस ने 3 जो लोग अरेस्ट किए थे उनके बारे में जानकारी दी थी कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो मोइनुद्दीन है और मोइनुद्दीन बाकी 2 लोगों के साथ में गुजरात में हथियारों को एक्सचेंज करने के लिए आया था। उसी वक्त तीनों को गिरफ्तार किया गया था। अब इसी मामले में गुजरात एटीएस ने हैदराबाद में छापेमारी की है, जिससे कि मास्टरमाइंड मोइनुद्दीन के बारे में जानकारी मिले और उसका जो पूरा नेटवर्क है हैदराबाद में उसके बारे में जानकारी मिले। कुछ इनपुट मिले हैं गुजरात एटीएस को मोइनुद्दीन के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और हैदराबाद में उसके ठिकानों पर, उसके जो एसोसिएट्स हैं उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है और छापेमारी के बाद क्या कुछ मिलता है ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई गुजरात एटीएस ने की है कि केमिकल वेपन बनाने वाला जो मोइनुद्दीन है, जो कि हैदराबाद का रहने वाला है और पेशे से डॉक्टर है, उसके ठिकानों पर जो एटीएस है वो लगातार छापेमारी कर रही है। जी मुकेश, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अब आतंकवादी संगठनों से जुड़े जितने भी अकाउंट्स हैं उनको खंगालने से ज्यादा कैश फ्लो पर भी नजर रखी जाएगी। कैश फ्लो का मतलब आपको बता दें, जो डॉक्टरों ने और डॉक्टरों के पास से या फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास से जो सामान मिला है, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, अगर 3000 किलो से ज्यादा का उसको प्रोक्योर किया गया है तो उसके लिए पैसे तो कहीं से आए होंगे। अब उस पर नजर रखी जा रही है, उसमें भले ही बैंक अकाउंट्स हो या फिर कैश फ्लो हो, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। रविश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविश, अब तो ये पता लगाना जरूरी है कि अगर बम बनाने का सामान आया तो सामान खरीदने का पैसा कहां से आया? जी बिल्कुल, फंडिंग का जो लिंक है उसको भी तलाश रही है और अभी ताजा खबर अपने दर्शकों को बताएं कि अभी फिर से 2 टीमें यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में फिर पहुंची हैं और 2 टीमें जो है वो फतेहपुर तिगा जो गांव है जहां पर सबसे पहले मुजम्मिल ने कमरा लिया था और जहां से विस्फोटकों की बरामदगी हुई है, उस गांव की ओर भी 2 टीमें अभी यहां से रवाना हुई हैं। यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे जो है पूछताछ में कई सारे नए तथ्य सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे जो टीम है, मल्टीपल एजेंसियां हैं, वो कई सारी जगहों पर जाके और छापेमारी कर रही हैं। अभी जो 2 टीमें हैं वो इस यूनिवर्सिटी के दाहिने साइड में यहाँ पर फतेहपुर तिगा गांव है, जो कि मुजम्मिल वहां पर कमरा लेकर रहता था, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, उसकी ओर गई हैं वो 2 टीमें जो है। और अभी हरियाणा क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और एनआईए जो टीमें हैं वो अभी कुछ टीमें अंदर हैं। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि तमाम सारे जो सबूत हैं उनको भी लेकर हरियाणा पुलिस का एक जो ट्रक है बाकायदा वो यहाँ से निकला है और 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। 100 से ज़्यादा इस तरीके के जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं इनके फुटेज को देखा जा रहा है और एक बड़ी टीम यानी 600 पुलिस की टीम जो है वो पिछले 4 दिनों से अलग अलग इलाकों पर अलग अलग सीसीटीवी की जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो, क्योंकि आप देखिए एक कमरा केवल 2 महीने के लिया गया, उसका पहले ही भुगतान कर दिया गया और ये कहा गया कि 13 नवंबर को मुजम्मिल ने जो मकान मालिक को कहा कि 13 नवंबर को 2 कश्मीरी उसके दोस्त आएंगे और वो सामान वहां से लेकर जाएंगे। इससे पहले ही छापा पड़ गया और उस कमरे से विस्फोटकों के साथ में कुछ संदिग्ध सामान की जो बरामदगी है वो एजेंसियों ने की है। अब ये जो दूसरा आप देख सकते हैं कि इस और जो टीम गई है वहां पर जो मौलाना संदिग्ध है, लेकिन इन संदिग्ध परिस्थितियों के बीच में ही वो सारी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं आप तक बचाने के लिए, आप तक बताने के लिए और पहुंचाने के लिए कि आखिरकार सच क्या है।